हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 16 दिसंबर 21 के आए हुए मैथ पेडागोजी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पेडागोजी का। A child is not able to differentiate squares from rectangles and assigns both of them to the same category. According to Van Hille theory of geometric reasoning, the student is at which level? एक स्टूडेंट जो है वो स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, तो वो किस स्टेज में है वैन हिले की थ्योरी के अनुसार? ये एक रेक्टेंगल है और ये एक स्क्वायर है, लेकिन उसको अंतर समझ में नहीं आता क्योंकि वो अभी इसके गुण के आधार पे नहीं कर पा रहा है। वो सिर्फ क्या कर पा रहा है, इसको विजुलाइजेशन के लेवल पे है, वो सिर्फ विजुलाइजेशन कर रहा है कि ये भी चौकोर है, ये भी चौकोर है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका लेंथ और ये विड्थ अलग है, इसका लेंथ, इसका चारों साइड एक है। ये अभी उसको एनालिसिस वो नहीं कर पाता है, वो बस विजुलाइजेशन के लेवल पे है कि देख रहा है कि हाँ ये भी चौकोर ये भी चौकोर, लेकिन वो अंतर नहीं कर पाता है कि ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है। तो वो वैन हीले के थ्योरी के अनुसार किस लेवल पे? विजुलाइजेशन के लेवल पे। बस मैथ पेडागोजी में यही एक वैन हीले की थ्योरी पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है, जिसमें कि 3-4 लेवल है, 5 बस शुरू शुरू के 2-3 लेवल से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के सिद्धांत के अनुसार पर किस चरण में? वो विजुलाइजेशन, दृश्यीकरण के चरण पे। वो सिर्फ देख पा रहा है कि ये एक चौकोर चीज है, वो उसका गुण के आधार पे अंतर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, विच अमॉन्ग द Which among the following is the appropriate sequence for introducing the concept of addition of natural numbers? नेचुरल नंबर के एडिशन को के कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए क्या करना चाहिए पहले और क्या करना चाहिए बाद में? प्रोवाइडिंग एन एक्सपीरियंस विथ ए कॉन्टेक्सुअल सिचुएशन, रिप्रेजेंट्स द सिचुएशन यूजिंग सिंबल्स, वर्बलाइजिंग द सिचुएशन, रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन थ्रू पिक्चर्स। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, किसी भी चीज को कॉन्टेक्स्ट में जोड़, कोई भी चीज को पहले बच्चे के किसी कॉन्टेक्स्ट के में जोड़ के, उसका जो एक्सपीरियंस है उसके कॉन्टेक्स्ट से जोड़ के हमको सिखाना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद बी और सी में से देखते हैं उसके बाद क्या आना चाहिए। रिप्रेजेंट्स द सिचुएशन यूजिंग सिंबल्स और वर्बलाइजिंग द सिचुएशन। तो पहले जब हम उसको कॉन्टेक्स्ट में एक्सपीरियंस देंगे, उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको वर्बलाइजिंग करेंगे, मतलब मुंह से बोल के बताएंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये हो जाएगा, और उसके बाद रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन थ्रू पिक्चर्स, और लास्ट में रिप्रेजेंट द सिचुएशन यूजिंग सिंबल्स। ठीक है, निम्न में से कौन सा क्रम प्राकृत संख्याओं की योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रासंगिक स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्रदान करेंगे, उसके बाद स्थिति को मौखिक रूप से समझाएंगे, फिर चित्रों के माध्यम से, और लास्ट में सिंबल्स के माध्यम से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीमिसेस reflects the vision of excellent mathematics education? ऑप्शन देखते हैं। A high quality mathematics education is the one in which no student fails। मतलब अच्छा मैथमेटिक्स ऐसा है जिसमें कि कोई स्टूडेंट फेल नहीं करे। ये कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या सही है। मैथमेटिक्स एजुकेशन शुड प्रोवाइड वेरिड कैरियर ऑप्शन। ये सब सेकेंडरी चीज है। ठीक है, all students can learn mathematics and that all students need to learn mathematics। ये सही चीज है। एनसीएफ 2005 जो है वो क्या कहता है कि सारे बच्चे मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। ये जो कोई कहेगा ना कि लड़की है नहीं सीख सकती, लड़का है सीख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग मैथमेटिक्स सीख सकते हैं और सारे लोगों को सीखना चाहिए। ठीक है, यही कहता है एनसीएफ 2005। Success in Olympiads and competitive exams is indicative of excellent mathematics education। ये सब बात की बात है।
राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? तो क्या कहता है एनसीएफ 2005 कि सभी स्टूडेंट गणित सीख सकते हैं और सबको सीखना चाहिए, सभी विद्यार्थी गणित सीख सके और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत है। ठीक है। A teacher told her student to maintain a daily mathematics journal to note down the situation where in they use mathematics in their daily life। एक टीचर जो है वो स्टूडेंट को कहता है कि तुम जो डेली लाइफ में मैथमेटिक्स का यूज होता है उसका एक जर्नल तैयार करो, उसको लिखो कि तुम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ मैथ का यूज करते हो। तो इसका तो सिंपल सा मतलब है कि वो क्या करना चाह रहा है, स्टूडेंट को मैथमेटिक्स को डेली लाइफ से जोड़ना चाह रहा है। प्रिपेयर द क्लास फॉर ए फोर्थ कमिंग इंस्पेक्शन, आने वाले इंस्पेक्शन के लिए तैयार करना नहीं। हेल्प स्टूडेंट्स इंप्रूव कंप्यूटेशनल स्किल्स, ये भी नहीं, ये तो क्लास में बैठा के कैलकुलेशन करा के भी करा लेगा, इसके लिए आउटसाइड लाइफ से क्यों जोड़ेगा। हेल्प स्टूडेंट कनेक्ट क्लासरूम मैथमेटिक्स ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, ये इसका सही आंसर है कि वो आउटसाइड वर्ल्ड से उस क्लास मैथमेटिक्स को जोड़ना चाहता है। और सबसे अच्छी चीज यही होती है कि आप बच्चे को मैथ पढ़ाइए या कुछ भी पढ़ाइए, उसको उसके लाइफ से जोड़िए, क्लास के बाहर का जो उसका लाइफ है उससे उसको कनेक्ट करिए। ठीक है। टू टेस्ट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर डेली लाइफ, ये भी नहीं है, यही है। ठीक है। एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका बनाने के लिए कहा और उसमें उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि वो डेली लाइफ से उसको जोड़ सके, छात्रों की सहायता करना कि वो कक्षा के गणित का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित कर सके। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है। मोबाइल बंद करना प्लीज, प्लीज आरुष। मैथमेटिक्स इज नॉट जस्ट arithmetic. Which of the following statements is the most appropriate in the given context? Only pattern of geometrical shapes should be taught at primary level. केवल ज्योमेट्रिकल पैटर्न पढ़ाया जाना चाहिए। Algebra is exclusive of arithmetic. algebra जो है वो arithmetic से एक्सक्लूसिव है, ये भी नहीं है। ज्योमेट्री शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एज ए सेपरेट सेक्शन, ज्योमेट्री को सेपरेट सेक्शन के रूप में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ये भी नहीं। Areas of mathematics like shapes, spatial understanding, measurement, data handling must be given due place in mathematics curriculum, ये सही आंसर है। ठीक है, कि इस सबको, ये जितना चीज है सबको प्लेस मिलना चाहिए, केवल अरिथमेटिक ही नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है। केवल अंक गणित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे उपयुक्त है? प्राथमिक स्तर पर केवल ज्यामितीय आकृतियों के पैटर्न को पढ़ाया जाना चाहिए, नहीं। बीज गणित में अंक गणित अंतर्निहित नहीं है। गणित की पाठ्यपुस्तक में ज्यामिति को एक अलग खंड के रूप नहीं, इसमें यह कह रहा है कि केवल अंक गणित नहीं है, केवल अंक गणित नहीं है मतलब और भी चीज है। गणित पाठ्यचर्या में गणित के क्षेत्र जैसे आकार, दिक्स्थान संबंधी समझ, मापन, आंकड़ों का प्रबंधन को आवश्यक रूप से स्थान दिया जाए, ये इसका सही आंसर है। ठीक है। Which of the following concepts cannot be taught using डाइंस ब्लॉक? डाइंस ब्लॉक का यूज करके क्या नहीं आप सिखा सकते हैं? तो ये डाइंस ब्लॉक जो है ये प्राइमरी के बच्चों को सिखाने के लिए होता है। इससे आप नंबर एंड प्लेस वैल्यू सिखा सकते हैं, एडिशन सिखा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन सिखा सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं सिखा सकते। प्रोबेबिलिटी जो है ये प्राइमरी लेवल के बच्चों को सिखाया भी नहीं जाता है। ठीक है, ये बड़े बच्चों के लिए होता है। निम्नलिखित में से डाइंस ब्लॉक का प्रयोग करके किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता? प्रोबेबिलिटी को आप नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, डाइंस ब्लॉक का यूज करके। When asked to write 6065 in the numeral form, a student wrote it as 665. जब एक बच्चे को 6065 इन द न्यूमरल फॉर्म में लिखने कहा गया तो वो 665 लिख देता है। 6000 की जगह 665 लिख दिया। तो दिस
द एरर ऑकर्ड बिकॉज, ये एक क्वेश्चन हर बार आता है कि वो गलत लिख देगा और उसको इसका आंसर होगा कि उसको प्लेस वैल्यू का जानकारी नहीं है। ये एक क्वेश्चन हर साल आएगा, ठीक है। द चाइल्ड डज नॉट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूमेरल्स, द स्टूडेंट डज नॉट हैव एन आइडिया ऑफ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स, इट इज एन ऑपरेशनल एरर, द स्टूडेंट हैज नॉट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू। ये इसका सही आंसर है। एक छात्र को जब 6065 को संख्या रूप में लिखने के लिए कहा गया तो उसने इसको 665 लिखा। इस प्रकार की त्रुटि हुई क्योंकि उसको प्लेस वैल्यू का समझ नहीं था। छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा, इसीलिए उसको नहीं समझ में आया कि ये जो है ये 1000 प्लेस पे लिखाएगा, उसने 100 प्लेस पे लिख दिया 6 को, ठीक है। 53 While solving a problem on addition, 234 plus 22, a student said aloud, if it were 40, then it would be 244, 254, 264, 274, but it's 42, so it will be 274 plus 2, 276. Therefore 234 plus 42 is 276. एक बच्चा जो है वो मतलब किसी भी मैथ को सॉल्व करने के समय क्या कर रहा है, जो तरीका उसको बताया गया है वो नहीं करके वो अपना बच्चा वाला दिमाग लगा रहा है। जैसे कि अब किसी को बताया जाएगा कि 4 इंटू 3 जो होता है वो 12 होता है, ठीक है, ये 12 होता है। अब अगर बच्चा को ये नहीं पता है तो बच्चा कभी कभी क्या करेगा, 4 पहले एक बार 4 लिखेगा, एक बार 4 लिखा, फिर दोबारा 4 लिखा और फिर 4 लिखा, वो 3 बार इस तरह से 4 करेगा, 3 बार 4 करेगा और फिर काउंट करेगा कि कितना हुआ, तो 12 हुआ। तो उसी तरह बच्चा क्या करता है, अपना भी दिमाग लगाता है। तो इसमें बच्चा क्या कर रहा है कि ये 234 प्लस 42 करने के लिए उसको कहा गया, तो ये कह रहा है कि अगर हम इतना इतना करते तो 274 होता, लेकिन यहाँ 42 है इसलिए इतना हो रहा है तो इतना हो रहा है, वो अपने हिसाब से कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे आप समझ रहे हैं कि वो अपना कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहा है। जैसे कि इसमें वो क्या कर रहा है, ये मल्टीप्लाई ना करके वो उसको 3 बार ऐड कर रहा है, तो उसने अलग कॉन्सेप्ट लगाया अपना। तो इससे आप समझ पाएंगे कि बच्चा अपना कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहा है, ठीक है। Oral computational strategy must be discouraged in mathematics classroom. नहीं, कि आप बच्चे को अगर इस तरह करने मना कर देंगे ना कि अब तुम अपने मन से नहीं सॉल्व करो, तब तो फिर वो रट्टा मारने वाला हालत उसका हो जाएगा कि वो आप जिस तरह से लिखा देंगे उसी तरह से उसको रट लेगा कि इसमें इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये करना है। लेकिन जब वो खुद से करेगा तभी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। द वर्क ऑफ ए टीचर इज इंक्रीज्ड व्हाइल करेक्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व बाय सच मेथड्स। ऐसा कुछ नहीं है। सच एल्गोरिथम्स आर नॉट इंडिकेटिव ऑफ स्टूडेंट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। कर रहा है कि इससे वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का पता नहीं चलेगा, नहीं, इसी से पता चलेगा। यूज ऑफ फॉर्मल स्ट्रेटजीज इन मैथमेटिक्स हेल्प ए टीचर टू नो द प्रोसेस ऑफ। इससे क्या होगा, टीचर समझ पाएगा कि वो किस तरह का कॉन्सेप्ट उसके अंदर डेवलप हो रहा है, ठीक है। इससे टीचर समझ जाएगा कि बच्चा क्या समझ पा रहा है। योग की एक समस्या को हल करते हुए एक विद्यार्थी ने जोर से कहा कि यदि वह 40 होता, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे 42 ना हो करके अगर 40 होता, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, 40 होता तो वो 10-10 करके जोड़ रहा है। जैसे 234 है, उसको फिर एक बार 244 किया, फिर 254 किया, फिर 264 किया, फिर 274 किया। वो क्या किया, 10-10-10-10 करके 4 बार जोड़ लिया। तो 10-10-10 करके अगर 4 बार हम जोड़ेंगे तो इतना होगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि 40 नहीं है 42 है, तो 2 और जोड़ देंगे, 10-10-10 करके 4 बार जोड़ेंगे तो इतना होगा। लेकिन 40 के बदले में 42 है तो ये और हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। तो दिमाग तो सही लगाया, डायरेक्ट नहीं जोड़ा, लेकिन क्या किया, 4 बार 10 को जोड़ के देख लिया कि 4 बार 10 जोड़ने पे इतना होता है, लेकिन 40 रहता तो इतना होता, लेकिन 40 नहीं है 42 है तो इतना हो रहा है। तो इससे क्या होगा, टीचर समझेगा कि वो अपना किस तरह का कॉन्सेप्ट लगाए। गणित में अनौपचारिक रणनीतियों का उपयोग एक शिक्षक को बच्चे की अवधारणात्मक समझ की प्रक्रिया को जानने में सहायता करता है। बच्चा भी इसमें अपना दिमाग लगाया, कॉन्सेप्ट लगाया, ऐसा नहीं कि उसने कॉन्सेप्ट नहीं लगाया। हाँ, जैसा टीचर अगर लिखवा देता कि इस दोनों को ऐड करो, तो इस दोनों को ऐड करने के बाद इतना आता और वो रट लेता, तो वो खराब चीज होता। लेकिन वो अपना दिमाग लगाया तो ये अच्छी बात है, ठीक है।
Few students are confused with the words quotient and remainder. Which among the following is an appropriate strategy to address the confusion of the student? अब एक कोई स्टूडेंट जो है, कुछ स्टूडेंट वो कोसेंट और रिमाइंडर में कंफ्यूज है कि कोसेंट क्या होता है। जैसे कि कोसेंट क्या होता है, जो इधर आता है, भागफल भी जिसको बोलते हैं, और रिमाइंडर जो बच जाता है, जो शेष बचता है, ठीक है। डिवीजन में जो इधर आता है उसको कहते हैं भागफल या कोसेंट, और जो बच जाता है उसको कहते हैं शेषफल या रिमाइंडर। तो एक बच्चा कंफ्यूज है कि कौन, इसको कोसेंट कहेंगे या इसको कोसेंट कहेंगे, इसको रिमाइंडर कहेंगे या इसको रिमाइंडर कहेंगे। तो अगर कंफ्यूज है तो क्या करना चाहिए? डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मेनी डिवीजन प्रॉब्लम्स ऑन बैकग्राउंड बाय द टीचर। बहुत सारा उसको प्रॉब्लम करके दिखाएंगे बैकग्राउंड, इस पे ब्लैक बोर्ड पे बहुत सारा भाग उसको बना के, डिवीजन बना के दिखाएंगे। प्रोवाइड वर्कशीट टू स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू प्रैक्टिस इट। प्रैक्टिस एक अच्छी चीज है रियल लाइफ में, लेकिन पेडागोजी के क्वेश्चन के अनुसार वो एक अच्छी चीज नहीं होती। अगर आप बच्चे को बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे तो रियल लाइफ में ये बहुत जरूरी चीज है, बच्चे को बार बार प्रैक्टिस करवानी चाहिए। लेकिन पेडागोजी के अनुसार ऐसा नहीं है। पेडागोजी के अनुसार है कि उसको आप रियल लाइफ से कनेक्ट करिए, ठीक है। यूज concrete materials and ask students to group them in different ways and observe the number of groups and items आउटसाइड द ग्रुप्स। अब क्या कर रहा है कि आप बच्चे को मान लीजिए कुछ जैसे 32 उसको दे दीजिए टॉफी, ठीक है, और उसको 5 बच्चे में बांटने के लिए कहिए कि चलो बराबर बराबर बांटो, सब में 6-6 करके बांटो। वो 6-6 करके बांटेगा तो वो खुद ही देखेगा कि ये 2 बच गए, तो फिर भी उसको तो बताना ही पड़ेगा कि 2 जो बचा उसी को रिमाइंडर करते हैं, और ये जो 6-6 बांटे उसी को क्वोशेंट करते हैं। तो यही पेडागोजी के अनुसार सही होता है कि आप उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करिए, ठीक है। रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताइए। राइट द डिफिनेशन ऑफ कोसेंट एंड रिमाइंडर एटलीस्ट 20 टाइम्स। उसको कोसेंट और डिफिनेशन का रिमाइंडर 20 बार लिखवाने से कोई फायदा नहीं है। जहां भी रियल लाइफ से चीज को कनेक्ट कर दिया जाए वो ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन होता है, ठीक है। कुछ छात्रों में भागफल और शेषफल शब्दों के साथ उलझन है। छात्रों में इस प्रकार की उलझन को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी नीति उपयुक्त है? मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि वे इनसे भिन्न प्रकार के समूह बनाएं और समूहों की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण करें, ठीक है। Which among the following is not a feature of summative assessment in mathematics? समेटिव असेसमेंट का क्या फीचर नहीं है? समेटिव असेसमेंट क्या होता है? जो लास्ट में होता है, जो रिजल्ट के लिए होता है, ठीक है। इट इज टर्म एंड एग्जामिनेशन, सही बात है, ये टर्म खत्म होने पे होता है। इट इज यूज फॉर ग्रेडिंग प्रमोशन और प्लेसमेंट, ये ग्रेड देने के लिए, प्रमोशन के लिए, किसको कितना नंबर आया ये देखने के लिए होता है। इट फोकसेस ऑन डायग्नोसिस द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ चिल्ड्रन, ये जो होता है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है, ये चीज फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है। इट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड रेदर देन प्रोसेस ओरिएंटेड, हाँ ये प्रोडक्ट मतलब रिजल्ट के लिए होता है, प्रोसेस के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज सही है, और इसमें नॉट पूछा है, नॉट पूछा है, तो थर्ड इसका सही आंसर है, क्योंकि ये जो है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का है। ये वाला चीज फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है, समेटिव असेसमेंट में नहीं होता है। निम्न में से क्या योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो यह छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करने पर केंद्रित है, यह जो है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की विशेषता है। Which among the following is the most desirable feature of mathematics teaching? Most desirable feature. Present an algorithm to the class and direct student to memorize it. बच्चे को कुछ समझा दिया और उसको कह दिया याद करना। याद मेमोराइज करने वाला तो ऑप्शन जहां भी आएगा उसको तुरंत देखते ही काट देना है। क्रिएट एंड पोज चैलेंजिंग एंड मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स फॉर द स्टूडेंट्स, ये एक सही चीज है कि मीनिंगफुल वर्ड जहां दिख जाए वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। आप क्रिएट करिए ऐसे प्रॉब्लम को जो मीनिंगफुल हो और चैलेंजिंग हो बच्चे के लिए, ठीक है।
इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम एज पर द मॉडल प्रॉब्लम सॉल्व इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में जिस तरह से दिया सेम उसी तरह से सॉल्व करने के लिए कह दीजिए, तो बहुत गलत आंसर है। आस्क स्टूडेंट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे कहने से क्या हो जाएगा कि आप स्टूडेंट को कहिएगा कि इसको ब्लैक बोर्ड पे आके सॉल्व करो, तो इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है? अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उनको छात्रों के सामने रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग? करेक्ट कंपैरिजन कौन सा है? ये वाला, इसी में कंपैरिजन कर रहा है, तो डी का सेकेंड, ठीक है। डी का सेकेंड किसमें किसमें है? इसमें और इसमें। मिसकॉन्सेप्शन, मिसकॉन्सेप्शन किसमें है? मिसकॉन्सेप्शन इसमें है। ये यहाँ 4 और 3 7 कर दिया, जबकि यहाँ 12 होना चाहिए। एस्टिमेशन किस में है? इसमें है एस्टिमेशन, क्योंकि ये इसको लगभग में मान लिया कि इसको लगभग में 50 मान लो और इसको भी लगभग में 50 मान लो, तो एस्टिमेट कर लिया, तो इतना आ गया। तो सी का 4, सी का 4 किस में है? इसमें है, और इसमें सी का 3 है, तो ये भी कट गया, तो ए सही आंसर है। While introducing the concept of multiplication, Miss Neetu, a class 2 teacher, started with word problems such as there are 4 members in a family and if each member requires 3 rotis for lunch, how many rotis are required? What is the objective of using this type of word problems to introduce the concept? कोई टीचर है मिस नीतू जो कि क्या सिखाना चाहती है? मल्टीप्लीकेशन। तो उसको ये शुरुआत कैसे करती है कि एक फैमिली में 4 मेंबर हैं, उसको सबको 3-3 रोटी चाहिए, तो कुल कितना रोटी उसको चाहिए? तो इस तरह से क्यों वो करना चाह रही है? क्योंकि वो रियल लाइफ से कनेक्ट करना चाह रही है। टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है मैथ में। टू डेवलप द एबिलिटी टू कनेक्ट रियल लाइफ में कनेक्ट करने के लिए वो ऐसा कर रही है, ठीक है, ताकि बच्चे को रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके। टू इंटीग्रेट मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज क्लासेस, नहीं, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज को एक साथ जोड़ने के लिए नहीं। टू फोकस ओनली ऑन डेवलपिंग मैथमेटिकल लैंग्वेज, नहीं, वो रियल लाइफ से कनेक्ट करने के लिए ऐसा करिए। गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए सुश्री नीतू कक्षा 2 की अध्यापिका ने शाब्दिक समस्या से प्रारंभ किया, जैसे कि एक परिवार के 4 सदस्य हैं और यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर के खाने में 3 रोटी की आवश्यकता है, तो कुल कितनी रोटियों की आवश्यकता होगी? अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्याओं का क्या उद्देश्य? ये वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए किया जाता है। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन करने के सामर्थ्य को विकसित करना, बच्चों के संचारण कौशल में वृद्धि करना नहीं, गणित और भाषा की कक्षाओं का समाकलन करना भी नहीं, छात्रों में केवल गणितीय भाषा को विकसित करना भी नहीं। Which among the following are correct with respect to the nature of mathematics? Mathematics has its own language. सही बात है। There is always one solution to any mathematical problem. नहीं, mathematical concepts are abstract. तो इसका आंसर हो गया अमूर्त होता है, ठीक है। जैसे कि मान लिया कि इसकी उम्र x है। निम्न में से कौन से गणित की प्रकृति के अनुसार सही है? गणित की अपनी एक भाषा है, किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है, गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती है। लास्ट, visualization and representations are important process to be ensured in mathematics teaching at primary level because visualization और representation जो है काफी important है। क्यों? They have implications for teaching algebra and geometry in higher mathematics. देखते बाकी ऑप्शन देख लेते। These are the only skills to be taught at primary. Only skill, ये
एकमात्र स्किल है जो प्राइमरी में पढ़ाया जाना चाहिए। दीज आर द ओनली वेज टू एसेस लर्निंग इन मैथमेटिक्स। ये सिर्फ ओनली वाले ऑप्शन तो ऐसे भी कभी सही नहीं होंगे। दे मेक द टीचर वर्क इजी, जो टीचर के वर्क को इजी करे वो ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता। तो आप तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे अगर आपको सही ऑप्शन नहीं पता होगा। दे हैव implications फॉर टीचिंग algebra एंड ज्योमेट्री इन हायर मैथमेटिक्स। दृश्यीकरण और प्रदर्शन प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि उच्च गणित में बीजगणित और ज्यामितियों को पढ़ाने के लिए ये निहितार्थ है। प्राथमिक स्तर पर केवल यही कौशल सिखाए जाने चाहिए। गणित में अधिगम के मूल्यांकन का यही एकमात्र तरीका है। ये शिक्षक के काम को, जो भी शिक्षक के काम को आसान करे वो ऑप्शन गलत होता है। ठीक है, जहां भी एकमात्र आ जाए वो भी ऑप्शन गलत ही होता है। तो होप कि आपको पेडागोजी, मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।